प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद हेतु भूगोल विषय की मुख्य परीक्षा 13 मार्च 2022 को संपन्न हुई थी। इसमें प्रथम प्रश्न पत्र में कुल 100 नंबर के सामान्य हिंदी एवं निबंध के प्रश्न पूछे गए थे, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र में भूगोल विषय से 300 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार कुल 400 अंकों की लिखित परीक्षा थी। भविष्य में जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करने वाले प्रतियोगी मित्रों को ध्यान में रखते हुए मैं इस प्रश्न पत्र को अपलोड कर रहा हूं। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं लंबे अज्ञातवास के बाद फिर से इस चैनल पर एक्टिव हो रहा हूं और आगामी पीजीटी टीजीटी की परीक्षा तक मैं अधिकतम परीक्षापयोगी मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो आइए इस पेपर को देखते हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य हिंदी एवं निबंध। यह 2 घंटे का पेपर था। अधिकतम यह 100 अंक का था। इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए थे, जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के सामने उसके अंक लिखे मिलेंगे आपको। और थर्ड है, निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक और नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि न लिखें। यह 2 खंडों में बटा था प्रश्न पत्र। प्रथम खंड में देखिए, पहला प्रश्न है गद्यांश पे आधारित है। उस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देना होगा। यह 20 नंबर का है। नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक महान यथार्थवादी लेखक की यह विशेषता होती है कि उसके द्वारा अर्जित परिस्थितियों और चरित्र का स्वाभाविक कलात्मक विकास यदि उसके स्वयं अपने प्रिय पूर्वाग्रहों और पवित्र विश्वासों से टकराता है, तो लेखक अपने पूर्वाग्रहों और विश्वासों को त्यागने में एक ऋण भी नहीं हिचकता। वह वर्णन करता है उस यथार्थ समाज का जिसे वह देखता है, न कि उस आदर्श समाज का जिसे वह देखना चाहता है। यहाँ अंडरलाइन है, यहाँ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पर जरूर कुछ न कुछ प्रश्न होगा, इसी वजह से इसको अंडरलाइन किया गया है। अपने मनोगत विश्व दृष्टि या दर्शन के प्रति इस प्रकार की निर्ममता ही सभी प्रथम कोटि के यथार्थवादियों की महत्ता की कुंजी है, जो उन्हें उन द्वितीय श्रेणी के लेखकों से अलग करती है जो अपने सामाजिक दृष्टिकोण या विश्व दर्शन तथा वस्तु स्थिति में जबरदस्ती सामंजस्य स्थापित करते हैं। महान यथार्थवादियों द्वारा सर्जित चरित्र एक बार अपने जन्मदाता की कल्पना से जीवन पाकर तत्पश्चात उससे मुक्त होकर अपना जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। उनका क्रियाकलाप, उनका विकास, उनका भविष्य अपने जन्मदाता की इच्छा शक्ति द्वारा नहीं, बल्कि अपने सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के अंतर्द्वंद्वों और अंतर्विरोधों द्वारा प्रेरित होता है। सच्चा यथार्थवादी या सचमुच में श्रेष्ठ लेखक उसे नहीं कहा जा सकता जिस लेखक के चरित्रों का विकास स्वयं उस लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। अब इस पर ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। और देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैं पहले ही बताया था। देखिए, इस अंश की आपको व्याख्या करना है जो रेखांकित है। यह 4 नंबर का है। ब देखिए, एक श्रेष्ठ लेखक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये भी 4 नंबर का प्रश्न था। स है, इस अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए। यह 2 नंबर का था। और द है, गद्यांश का मूल भाव संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, यानी सारांश लिखिए। यह 10 नंबर का है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या था, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मैंने कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं देना उचित नहीं समझा हूँ, क्योंकि कई हिंदी के विद्वानों से मैं इसका आंसर जानना चाहा। सभी लोगों ने इसमें कुछ न कुछ अलग अलग राय दिया, इसलिए इस विवाद का विषय है, इसलिए मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। चूँकि मैं हिंदी विषय से ताल्लुक़ भी नहीं रखता हूँ, इसलिए बहुत इस पर आपत्ति आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इसमें देखिए, पहला है, इतनी रात गई आप कहाँ थे। ब है, बालक सोती नींद से जाग उठा। स है, हमारे पाठ्यक्रम के 2 भाग हुए हैं। द है,
मेरा लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगी। और लास्ट है, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। इस तरह से ये पाँचों 5 नंबर के हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के एक एक बहुप्रचलित पर्याय शब्द लिखिए। पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है, इसमें भी 5 हैं और ये 5 नंबर के हैं। अर्क, अर्क का क्या हो जाएगा? रस। मार्तंड का पर्याय सूर्य हो गया। आगंतुक का अतिथि हो गया। पय का दूध या दुग्ध हो गया। और वृत्ति का पर्याय होगा पेशा या कार्य। इसके और भी पर्याय हो सकते हैं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर देने का प्रयास किया है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 दिए हुए हैं, ये भी एक एक नंबर के हैं, कुल 5 नंबर के हैं। तो मैंने अर्थ देने का प्रयास किया है। 1 और 1 11 होना, यानी एकता में शक्ति होना। चांदी का जूता पहनाना, बड़ी बड़ी बातें करना। चांदी का जूता मारना का मतलब घूस देना होता, लेकिन इसका भी मिला नहीं है, लेकिन फिर भी अनुमान लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी बातें करना हो सकता है। देखिए, थाली का बैंगन, यानी लाभ हानि देखकर पाला बदलना। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखे होंगे, चुनाव में पाला खूब बदले हैं लोग। कबहु निरामिष होए न कागा, इसका अर्थ है दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। और अंतिम है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ है ऐसे स्थान में अपना गुण दिखाए जहां कोई देखने वाला न हो। 5वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। इसमें 5 पद दिए गए हैं आपको, यानी 5 प्रश्न दिए गए हैं और ये 5 नंबर के हैं, यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर का हुआ। इसमें लक्ष्य भ्रष्ट, इसका विग्रह है लक्ष्य से भ्रष्ट, और इसमें तत्पुरुष समास है। है सुमुखी, इसका विग्रह होगा सुंदर मुख वाली स्त्री, इसमें कर्मधारय समास है। जल वायु, जल और वायु, इसमें द्वंद्व समास है। यथा विधि, इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार, इसमें अव्ययी भाव समास है। और अंतिम है अध्वतोद्धार, इसका विग्रह होगा अध्यवत धन उद्धार, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। अब 6वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी 5 दिए गए हैं और ये भी 5 नंबर का है। है भक्ति काल के एक ऐसे प्रमुख कवि का नाम लिखिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश की 2 मुख्य बोलियों में रचनाएं की हों। इसके आंसर बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत विद्वान आ सकते हैं, इसमें कवि आ सकते हैं, लेकिन मैंने 2 नाम दिया है, तुलसीदास एवं सूरदास। गधा का तत्सम रूप लिखिए। गधा का तत्सम होगा गर्दभ। श्रृंग का तद्भव रूप लिखिए। श्रृंग का सिंह हो जाएगा। पयोद का संधि विच्छेद कीजिए। पयः धन विसर्ग संधि है इसमें। और लास्ट है प्रेरणार्थक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है लिखवाना, बोलवाना, कटवाना आदि, ढेर सारा हो जाएगा इस तरह से। और लास्ट प्रश्न है इस खंड का, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। है दुरावस्था, देखिए लिखा गया है दुर्वस्था। फिर अगला है साम्यता, इसका होगा साम्य। चिन्ह को ऐसे नहीं ऐसे लिखा जाएगा, चिन्ह या चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा। और है पैतृक, इसे ऐसे पैतृक लिखा जाएगा। अभीष्ट को अभीष्ट लिखा जाएगा। ये सब बीएड वगैरह में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। अब द्वितीय खंड देखिए, हिंदी निबंध है। इसमें 1000 शब्दों में आप लोगों को अधिकतम लिखना है निबंध को। ये 50 नंबर का है। पहला इसमें देखिए विज्ञान की सामाजिकता पर लिखना है। दूसरा है भूस्खलन कारण एवं परिणाम। तीसरा है सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका। चौथा गद्य, जीवन संग्राम की भाषा। 5वां है नागरिक निजता अधिकार, मूल्य एवं महत्व। और अंतिम प्रश्न है इसका आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस तरह से हिंदी के ये प्रश्न पूछे गए। अब आइए द्वितीय प्रश्न पत्र में भूगोल को देखते हैं।
इसमें समय का निर्धारण 3 घंटे का था और अधिकतम अंक 300 अंकों का था। इसमें आप देख रहे हैं कि खंडों में बटा हुआ है। नोट इसका देख लीजिए क्या क्या कह रहा है। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं एवं सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड अ से 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी हैं। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 250, यानी पहला जो खंड है उसमें 250 शब्दों तक की सीमा है। खंड ब में 5 प्रश्न हैं, कुल लघु उत्तरी हैं। प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 150 शब्द की है। खंड स में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरी हैं। इसमें आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर आपको अधिकतम देना है। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न भाग के नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं और जितने शब्द में आपको उत्तर देना है इसका आपको ध्यान में रखना है और कोई भी पृष्ठ आपको खाली नहीं छोड़ना है। जहां कोई पृष्ठ खाली हो उसे काट देना है, आपको ये बताया गया है। ये उसी नोट्स को जो है कि इंग्लिश में दिया है। कुछ लोग इंग्लिश जानने वाले होंगे वो इससे समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। खंड अ देखिए, इसमें बताए थे 5 प्रश्न था और इसको 250 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म। ठीक है, 25-25 नंबर के ये सारे हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, विश्व की जलवायु के वर्गीकरण के लिए कोपेन द्वारा प्रयुक्त आधारों की विवेचना कीजिए तथा प्रमुख जलवायु विभाग बताइए। डिस्कस द बेसेज यूज्ड बाय कोपेन for the classification of the climate of the world and state the major climate divisions। तीसरा प्रश्न देखिए, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन अल्फ्रेड वेबर्स थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन। चौथा प्रश्न है, शुष्क भूमि कृषि को परिभाषित कीजिए तथा शुष्क कृषि विकास हेतु सुझाव एवं सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। Define dry land agriculture and describe suggestions and government efforts for dry agriculture development। और इस खंड का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख प्रादेशिक विकास कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए जनजातीय क्षेत्र विकास के कार्यक्रमों का परीक्षण कीजिए। Examine the tribal area development programs by mentioning the major regional development programs of India। अब खंड ब यानी सेक्शन बी को देखिए। इसमें भी कुल 5 प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। पहला प्रश्न है, कोरियालिस बल क्या है? पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? What is the Coriolis force and how does it affect with wind? 7वां प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए उसकी कार्यशीलता पर प्रकाश डालिए। डिफाइन इकोसिस्टम एंड थ्रो लाइट ऑन इट्स फंक्शनिंग। 8वां प्रश्न है, एशिया के मध्य पूर्व देशों में पेट्रोलियम उत्पादन का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज ऑफ एशिया। 9वां प्रश्न है, जापान के औद्योगिक प्रदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान। और लास्ट प्रश्न है, चंबल परियोजना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब चंबल प्रोजेक्ट। अब सेक्शन सी देखिए, इसमें कुल 10 प्रश्न हैं और आपको 50 शब्दों में इसका उत्तर देना था और सभी प्रश्न इसमें 10 नंबर के हैं। तो 11वां प्रश्न इसमें देखिए, अल्लाहाबाद। 12वां है यूती बीयूती यानी सिजगी की बात कर रहा है। 13 इंसेप्टिसाल पर आपको लिखना है। 14वां है सिराक्को है। 15वां प्रश्न है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में लिखना है। 16वां आइसोडापेन के बारे में लिखना है, वेबर द्वारा जो दिया गया था। 17वां है राष्ट्रीय जल ग्रिड के बारे में आपको लिखना है 50 शब्दों में। 18वां प्रश्न है पारिस्थितिक कृषि है, इको फार्मिंग की बात लिखना है इसमें। और 19 भारत में थोरियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं उसको बताना है 50 शब्दों में। और अंतिम प्रश्न है ट्रांस हिमालय के बारे में आपको लिखना है। इस तरह से ये प्रश्न आया था। मुझे विश्वास है कि आगे की परीक्षाओं में इससे आप लोगों को निश्चित रूप से एक आइडिया लगा होगा। धन्यवाद।